नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं। हालांकि वो नया विषय नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, तो उसकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बिल्कुल नया मुद्दा और नया विषय है। तो हम ले चलते हैं आपको पहलगाम की ओर। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी पहलगाम की घटना हुई, तो हम उसी पे आपको ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया और अब सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजा जा रहा है। बाकी देश के आतंकवाद पर नीति को बताया जा सके। आप इसी विषय पर आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे सरकार को इस बात की तथ्य को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि सच में पहलगाम में जो हम लोगों ने आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया है, तो वो सही किया है कि गलत किया गया। इसका प्रमाण हमारी सरकार को देना पड़ रहा है दूसरे जगहों पे। ये सबसे बड़ा जो आज बड़ी विडंबना है, ये हमारी 2% की जो मीडिया है ना, और सही को गलत और गलत को सही बताती है, और सही हो भी रहा है तब भी इतना गलत न्यूज़ दिखाने के बाद आज हमारी सरकार को अपने आप को ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि सच में हमने पहलगाम में आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तानाबूद किया है। तो ये थोड़ा सा इस मीडिया को सोचना चाहिए। और ये जो गलत खबरें जो दिखाते हैं कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, फलाने जगह कब्जा कर लिया, ढेमाके जगह कब्जा कर लिया, सिर्फ अपने आप को ये बढ़ाने के लिए कि हम हाईलाइट हो जाए, हमारे वो सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हमारे व्यूअर बन जाए, तो कम से कम आप अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इतनी घटिया न्यूज़ ना चलाएं जिससे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का आँच आए और उसको अपने आप को प्रूव करना पड़े कि हमने सच में आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म किया है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं, जो कि जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, अच्छी जानकारी भी रखते हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, कोई ना कोई नया विषय आपके सामने उपस्थित करते हैं। तो चलते हैं आज पुनः फिर से पहलगाम की ओर। पुनः अमित जी, आपका मेरे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। थैंक यू डॉक्टर रिंकी। पहला सवाल हम देख लेते हैं आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सभी पार्टियों की मिलीजुली प्रतिनिधि मंडल निर्देशों में भेजा है। इसकी जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? हालांकि थोड़ा सा हमने इंडिकेट कर दिया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे हमारे इस मीडिया के बारे में, और बहुत सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। तो हाँ, धन्यवाद डॉक्टर रिंकी, और इस मुद्दे को लाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मीडिया का रोल रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। सरकार के प्रतिनिधि जो भी कहें वो तो मतलब इस तरह की बात होती है कि वो कहा भी नहीं जा सकता और निगला भी नहीं जा सकता, वो परिस्थिति होती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे सैन्य बलों ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया पाकिस्तान को, और रिप्लाई देने के बाद 9 से 10 ठिकानों पर हमने घुस करके वो किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर किया कि अब पाकिस्तान से केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही बात होगी, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें आतंकवाद से कैसे लड़ना है और हमारी प्रायोरिटी क्या है।
अब रही बात दूसरे तरफ कि जब एक संघर्ष इस तरह का होता है या इस तरह की लड़ाइयाँ होती है, इस तरह की बातें होती हैं, तो मीडिया को बड़ी ही संतुलित और साध करके चलना पड़ता है। हमारी मीडिया ने, हमें लगता है कि सारे लिमिट्स जो हैं, बार कर एक 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 दायरा होता है बातचीत करने का, रिपोर्टिंग करने का, वो सारे दायरों को खत्म कर दिया और भारत सरकार को और अपने देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर आपके खबरों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। डिबेट और डिस्कशन का स्तर ऐसा बना दिया जैसे मछली बाजार हो, कोई वो चर्चा का वो नहीं है, जहां पर डिस्कशन नहीं होता। सरकार क्या कह रही है, क्या उसका इंफॉर्मेशन वो सरकार के स्तर पर भी फेलियर है कि आप मीडिया को साध ही नहीं पाए, उसको क्या खबर चलानी है, नहीं चलानी, वो क्या चला रहा है। भारत सरकार ने या सेना के उस मुहिम में शामिल प्रतिनिधियों ने कभी नहीं कहा कि हमने कराची पर कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमने रावलपिंडी को पूरी तरह से बर्बाद। कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि पाकिस्तान का ही कब्जा कर लिया। मतलब इतना आप इरिस्पॉन्सिबल, मतलब आपकी कोई जवाबदेही भी है कि नहीं इस देश के प्रति। नतीजा ये निकला, बहुत सारे डिप्लोमेट, जो सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो लगातार आर्टिकल लिख रहे हैं कि आपने निश्चित तौर पर पहलगाम के घटना के बाद आपने जवाबी कार्रवाई की और इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से आपने वहां के आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उसको खत्म किया। लेकिन असल में ये भी लोग कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो 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 रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमेट हैं वो कह रहे हैं कि आपने भले ही लड़ाई जीती हो, लेकिन परसेप्शन का जो युद्ध था वो पाकिस्तान ने जीत लिया। ये परसेप्शन का वार क्या है? नरेटिव। आपने इतना गंदगी न्यूज चैनल के माध्यम से फैला दिया कि अगर किसी विदेश में कोई न्यूज देख रहा होगा, तो अगर यहाँ के न्यूज चैनल को कोई देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिए, कराची पर कब्जा कर लिए, यहाँ कब्जा कर लिए। मतलब आपका न्यूज इतना आधारहीनता का शिकार है कि आपके चैनल और आपके देश के न्यूज चैनल और पेपर्स पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। इंडिया के क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया। और देखिए उधर पाकिस्तान ने भारत के विरोध के बावजूद भी आईएमएफ से उसको लोन मिल जाता, आईएमएफ को से उसको लोन मिल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हुआ, यहां क्रेडिबिलिटी का सवाल उठ गया। जो फॉरेन की मीडिया है, जो फॉरेन के लीडर्स हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, उन्होंने डाउट करना शुरू कर दिया कि क्या सही में जो आप क्लेम कर रहे हैं वो हुआ है या नहीं हुआ है। और इससे भारत के साख को नुकसान पहुंचता है, भारत के क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और सही मायने में कहें तो जिस तरह से ये मीडिया अफवाह फैला रही थी, जिस तरह से मतलब सोशल मीडिया और बाकी वो बना करके, मतलब जो जिस तरह से वो कर रही थी, उस समय सरकार ने माकूल तरीके से इसका खंडन नहीं किया। खंडन करना बहुत जरूरी था, वार फुटिंग पर खंडन करने की जरूरत थी। लेकिन केवल एक समय में वो होता था प्रेस ब्रीफिंग, और उसी में बताया जाता था कि हम ये कर रहे हैं, जबकि उससे कई गुना अधिक स्पीड से फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे थे, जो इंडिया के साख को नुकसान पहुंचा रहा था। और ये बहुत ही गलत हो रहा था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब दूसरी तरफ ये बात मानना जरूरी है कि हमने अपनी सुरक्षा की, हमने जवाबी कार्रवाई की और हमने सही किया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आकर के एकदम क्लियर किया कि भारत आतंकवाद से नीचे अब बात करने नहीं जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास भी है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास भी और हमारे पास भी, लेकिन ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास है रखो, अगर हमारे ऊपर आतंकवाद का हमला होगा तो ये माना जाएगा कि पाकिस्तान की सरकार ने करवाया है और हम घुस के मारेंगे। लेकिन ये सारे क्लेम
ये सारी क्लैरिटी मीडिया ने बर्बाद कर दिया। मीडिया ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया को सरकार को खुश करने के लिए आधारहीनता की वो पराकाष्ठा भी नहीं पार कर जानी चाहिए जो उसका ही मतलब मीडिया का ही आधार है। यहाँ की मीडिया ने मीडिया को ऐसा बना दिया है कि हमें लगता है कि उस पर विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और खास करके तब जब देश जूझ रहा हो, खतरे की स्थिति से निपट रहा हो। दूसरी तरफ इस मैसेजिंग की कमी, इस क्रेडिबिलिटी, विश्वासहीनता जो उत्पन्न हुई, उस विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए और भारत के मैसेज को साफ साफ वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए ये पहल की गई है जो काबिले तारीफ है। ये पहल होनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये कि केवल इसमें सरकार के प्रतिनिधि नहीं शामिल हैं, इसमें विपक्ष के सारे दलों के भी प्रतिनिधि शामिल हैं, गठबंधन के भी लोग शामिल हैं, विपक्ष के बहुत सारे नेता शामिल हैं जो बाहर जा रहे हैं और जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भारत आतंकवाद पर क्या सोचता है। आतंकवाद को खत्म करने की ये जो पहल है उसमें भारत अगुवा बन सकता है और ये एक बेहतर प्रयास माना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब। सब जानते हैं हमारे यहाँ की मीडिया कितनी फेक न्यूज़ चलाती है और जो नहीं होता है उसको दिखाती है, और जो होता है तो फिर वो भी दिखाती है, तो लोग तब भी भरोसा नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि ये तो सब फर्जी दिखाते हैं, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि जो हमारी सरकार के, वर्तमान सरकार के जो हमारे खिलाफ लोग हैं लगातार टारगेट कर रहे थे कि सब ऐसे ही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ होगा, सब मीडिया वालों उनको सबको खरीद लिया होगा और सब ऐसे ही दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए सब हमारे आदरणीय मोदी जी को ये हमारे प्रूफ करना पड़ा कि भाई हमने ऐसा किया है, और ये सब मीडिया का हमारे साथ फेल्योर रहा है। शायद अगर मीडिया इस तरह से नहीं की होती तो ये उनको प्रूफ दिखाने के या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा आपसे अमित जी ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा सुलझाया जा सकता है या फिर स्थिति वही बनी रह सकती है? तो बताएंगे थोड़ा आप हमारे दर्शकों को कि क्या हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रिंकी, ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और लगातार ये बात सरकार के द्वारा भी कही जा रही थी कि देखिए, हम जो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब सरकार साफ साफ ये कह रही थी कि हमें आतंकवाद से लड़ाई लड़ना है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमले किए हैं वो हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर किए हैं, आतंकवादी जो लोग हैं उनके खिलाफ किए हैं। हम किसी सैन्य प्रतिष्ठानों पर या जो सिविलियंस हैं उस पर नहीं किए। और मीडिया इसको देखिए कैसे बता रही थी, हमने कराची पर हम कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पर कर लिया, हमने रावलपिंडी, मतलब ये अविश्वसनीय है। ये भक्ति तो भगवान की भी नहीं होती है इस तरह से। आप इतने मतलब उसमें चले गए थे और विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा था कि आपको क्लियर करिए, और सरकार क्लियर कर रही थी, लेकिन उनका स्पीड बहुत कम था और जो फेक न्यूज चलाने वाले थे उनका स्पीड बहुत ही अधिक था। मुझे लगता है कि ऐसे न्यूज चैनलों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जो नैरेटिव फैलाएं जनता के बीच में भी। जनता भी उसको पता नहीं होता है तो वो भी खूब खुश होती है, खूब उछलती है, लेकिन सत्य क्या है वो उस सत्य से वो काफी दूर है। हाँ, और इससे क्या होता है नुकसान, जनता कभी नहीं चाहती, मतलब असल में जैसे बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगियां उनकी तबाह हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये युद्ध की परिस्थिति जो बनाई जा रही थी मीडिया के द्वारा, ये बड़ा ही खतरनाक था। जबकि सरकार बार बार कह रही थी कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम लिमिटेड कार्रवाई कर रहे हैं, हमें केवल आतंकवाद के ठिकानों को टारगेट करना है और हम कुछ नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते। ये सरकार बार बार कह रही थी, लेकिन वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा था, दूसरा मैसेज पहुंच रहा था
कि हमने कराची पर, लाहौर पर, हम पाकिस्तान से युद्ध जीत चुके हैं, जबकि युद्ध तो हुआ ही नहीं है। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, इनको कौन समझाए कि युद्ध से कितने घर उजड़ते हैं। युद्ध कोई बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। चीज नहीं है। आप नहीं। देख लीजिए इजराइल में और कहाँ कहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे उनके मर खाने रहे के हैं। लिए नहीं है। और जो हमारे विपक्षी हैं लगातार ये बात कह रहे हैं, जो वर्तमान सरकार की हमारे खिलाफ है, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए, क्यों युद्ध नहीं किए, उनको युद्ध करना चाहिए। तो अरे उनका भाई, उनका बेटा बॉर्डर के किनारे होता ना, जब उनकी जाने जाती तब उन्हें ये पता चलता कि सच में युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इनकी एक चीज इसमें, केवल ये विपक्ष की मांग नहीं थी कि युद्ध करना, ये मीडिया की मांग थी। मीडिया जिस तरह से दिखा रहा था, आपके भारत का विपक्ष कभी नहीं कहा, वो बोला कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है। उस विपक्ष की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो विपक्ष अलग, ये जो हमारी जनता है मैं इसकी बात कर रही हूँ। लगातार ये लोग फेसबुक में लिख रहे हैं, ट्विटर में लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ ये लोग नहीं लिख रहे हैं, और सीधे सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि अरे ये मोदी जी तो डर गए, मोदी जी तो डर गए। नहीं, असल में वो लोग देशभक्त नहीं है। मैं साफ साफ आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो देश विरोधी हैं। जो ऐसे कह रहे हैं कि युद्ध चलना चाहिए, वो असल में न तो भारत को समझते हैं, न तो विदेश नीति को समझते हैं, न विकास को समझते हैं। वो कुछ नहीं समझते। उनके दिमाग में एक सनक भरा हुआ है, और इसको मीडिया ने क्रिएट किया है। ये मीडिया ने क्रिएट किया, और कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो खास करके जो हथियारों का बिजनेस करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये इतिहास है आपका कि बड़े बड़े जो जंग अमेरिका ने लड़े हैं, वो केवल इसलिए नहीं लड़े हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि वो वियतनाम में युद्ध रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन वहां का जो मिलिट्री था और वहां के हथियार बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज थे, वो चाहते थे कि युद्ध जारी रहे। अगर कैनेडी रहेगा तो युद्ध बंद होगा, युद्ध बंद होगा तो उनका व्यापार बैठ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह के माहौल जो क्रिएट करते हैं, वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उनको आप फायदा ना रुके। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर वॉर होता तो कुछ लोगों का हित सध रहा था। समझ रही है इस बात को? तो वो चाहते थे कि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बना दी जाए जैसे ये लगे कि नेचुरली जनता चाहती है कि युद्ध हो जाए। इस साजिश को समझना होगा। और युद्ध नहीं हुआ तो हमें लगता है कि इस देश के 80% लोग इस समर्थन में थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके उस सवाल पर, और उस सवाल पर हम आते हुए यही कहेंगे कि बातचीत निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच में होना चाहिए, और दोनों देश पड़ोसी देश हैं, लेकिन आतंकवाद के कीमत पर नहीं, हमारे देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं, हमारे नागरिकों के सुरक्षा की कीमत पर नहीं। हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसमें आतंकवाद का मुद्दा शामिल होगा कि सबसे पहले आप आतंकवाद अपने घर से खत्म करो। अगर नहीं करोगे तो हमारे साथ न तो व्यापार होगा, न किसी तरह की आवाजाही। बातचीत तो जरूरी है, बातचीत अगर नहीं होगा तो यह भी बातचीत नहीं हो पाएगा ना कि आतंकवाद कैसे रुकेगा। लेकिन बातचीत में क्या बातचीत होगा, हमने, हमारी सरकार ने उसको क्लियर कर दिया कि बातचीत अगर होगा तो आतंकवाद खत्म करने पर होगा। बातचीत होगा तो पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान को हटना होगा, इस पर होगा। और अगर हमारे ऊपर आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के विदेश नीति का हिस्सा है, वहां का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के खून में बसता है आतंकवाद। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीजें नहीं रुकती हैं और हम दूसरा बातचीत करते रहेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई तुम अगर कह रहे हो कि हमारे पास जो है परमाणु हथियार है, तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमको नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन शांति हमारी कमजोरी नहीं है। हम बातचीत करेंगे तुम्हारे साथ, और बातचीत करेंगे कि आतंकवाद सबसे पहले रोको, और तब हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, तब हम तुम्हारे साथ कोई संबंध रखेंगे। तो बातचीत जरूर होना चाहिए, लेकिन बातचीत में हम आतंकवाद को पहले खत्म करने की बात करेंगे। ये भारत का स्टैंड अब और क्लियर है।
अब और क्लियर है कि हम उससे नीचे कुछ भी बात नहीं करेंगे। यही हम कहना चाहेंगे कि बातचीत होना चाहिए, लेकिन जो मूल मुद्दा है आतंकवाद स्पेशली, जिसको वो सप्लाई करता है, जिसका वो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है पाकिस्तान आतंकवाद का। और अभी रिसेंट में आप देखिए, जो वहां के सैन्य प्रमुख था उसको अब फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान एक आप कह सकते हैं असफल राष्ट्र है, एक रोग नेशन है, फेल्ड स्टेट है, जहां पर अभी भी एक ऐसे व्यक्ति को आप प्रमोट करने की बात करें, उसको फील्ड मार्शल का उपाधि वहां की सरकार दे रही है। उसके शक्ति को आप समझ पा रही हैं कि वो कितना पावरफुल है वो बंदा। वो ऐसा है नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वो भभकी ज्यादा मारते हैं, जैसे गीदड़ भभकी है ना, एक फूंक मार देगा ना इंडिया तो किस कोने में चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि भारत शांति चाहता है, हम विकास चाहते हैं, जो हम 47 में भारत के विकसित होने का ख्वाब और सपना देख रहे हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते हैं। युद्ध में बहुत जिंदगियां उजड़ जाती हैं, बहुत घर उजड़ जाते हैं, पूरा सब कुछ जीवन बर्बाद हो जाता है। आप गजा में देख लीजिए, लोग भूखे मर रहे हैं, यूक्रेन की हालत आप देख लीजिए। तो क्या भारत की जनता भी यही चाहती है क्या? उकसाने का काम करती है हमारी सरकार को, लोगों के बीच में इस तरह का नैरेटिव बनाती है। ये अपने आप में ये बहुत ही निंदनीय बात है कि इस तरह से नहीं उकसाना चाहिए। और जो भी लोग इस कठिन समय में सरकार का विरोध करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही मान लीजिए आपका वीडियो कोई पाकिस्तान में देख रहा होगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि भारत के लोग ही भारत के साथ नहीं है। हाँ, इस कठिन समय में देखिए सरकार को कैसे जनता वहां की घेर रही है, तो वो भी प्रयास करेगी ना कि जनता वहां की साथ में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है, कुछ लोगों को मिलाया जा सकता है। और इस तरह के लोग, मैं ये बात नहीं मंच से बोल सकती हूँ, हालांकि कोई मुझे दो राय नहीं है बोलने में, ये सीधे ऐसे लोग देशद्रोही कहलाने के अधिकारी होते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि कौन कौन किस किस तरह से भौंक रहा है भारत के खिलाफ। इतने कठिन समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपका जवाब रहा अमित जी, और चलते हैं एक नए सवाल की तरफ, और वो हमारा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और मैं चाहूँगी कि आप उसको बहुत सटीक जवाब दें, जो इससे जो हमारे दर्शक हैं उसको सीधे सीधे समझ सकें। अगला सवाल हमारा अमित जी आपसे ये है कि भारत किसी दूसरे देश या संस्थानों के हस्तक्षेप का विरोध क्यों करता है, और क्या आज यह सही रणनीति है? आप बताएंगे थोड़ा हमारे बिल्कुल, दर्शकों को। बहुत ही अच्छा सवाल। जिस तरह से जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम उसको हिंदी में कहते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि वो युद्ध था। युद्ध की घोषणा होती है, उसके लिए इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हम अपने आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा में हम अपने सुरक्षा का प्रयास कर रहे थे, वो युद्ध नहीं था। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने, मार्को रूबियो जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, उन लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस तरह से कि हमने सीज फायर कराया है, इतने दिनों तक बात हुआ, इतने रात बात हुआ, लगातार हम बातचीत कर रहे थे। एट द सेम टाइम भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया और कहा कि नहीं, सबसे पहले वहाँ के DGMO, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनका फ़ोन आया अपने DGMO के पास, और तब जो है सीज फायर की प्रक्रिया मतलब शुरू हुई। उसमें यह भी सरकार का क्लेम है कि जब हमने लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तब पाकिस्तान मजबूर हुआ। ये अपने अपने क्लेम है, दोनों कंट्री अपनी अपनी जनता को दिखाने के लिए करती है कि कौन था, लेकिन ये सब कुछ जानता है कि भारत हमेशा भारी रहा है और हमेशा भारी रहेगा। तो कहने का मतलब, शुरू से जो भारत का इतिहास रहा है, उस इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों की वजह से
खास करके जम्मू कश्मीर का इश्यू जो था, जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तो ये कहा जाता है कि नेहरू जी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि इस मुद्दे को वो यूएनओ के सामने लेके चले गए, जबकि आपको अपने से ये चीज़ें हैंडल करनी थी। लेकिन 1971 का जो वो हुआ और उसके बाद शिमला समझौता हुआ, ठीक है, तो शिमला समझौता जो हुआ, तो उस समय ये एग्रीमेंट बना कि कुछ भी होगा हम दोनों के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हम लोग द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा सॉल्यूशन निकालेंगे, हम किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। और ये आज भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। हम किसी तीसरे पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, ठीक है। और इसी वजह से विपक्ष ने लगातार सवाल पूछा कि जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं क्या वो बात सही है। और यहां पर यह सवाल उठता है कि भाई हम आजाद मुल्क हैं, हमारी अपनी संप्रभुता है, क्या हमारे मामलों को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ेगा? क्या हम अपने डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है क्या? तो ये जो सवाल होता है ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और इसी वजह से हम आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है उस पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान कब्जा किया है, वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने ये गलती करके यूएनओ में ये मुद्दा लेके चले गए। और यूएनओ में मुद्दा लेके गए तो उसने सीज फायर डिक्लेयर किया, और वही बॉर्डर है एलओसी जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक अधिकृत कश्मीर और हमारे कश्मीर के बीच में। तो ये उस गलती की वजह से हुआ और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं, जिसका ऐतिहासिक कारण है। दूसरा जो आपका इसमें सवाल है कि क्या ये रणनीति सही है? आज हम एक वैश्विक व्यवस्था में रहते हैं, और वैश्विक व्यवस्था में जब आप रहती हैं तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा, ये वो लोग भी कह सकते थे कि पाकिस्तान मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति जब कहते हैं कि मोदी जी अगर चाहें तो पुतिन से बात करके युद्ध विराम करवा सकते हैं। पुतिन कहते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, वहां के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ऐसे अगर आदमी सोचे कि किसी देश से हम सलाह नहीं लेंगे, चाहे किसी देश से हम बातचीत ही नहीं करें, कुछ कोई कह रहा है तो हम सुनेंगे ही नहीं, तो वैश्विक व्यवस्था में आप सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, ये आपको देखना है कि क्या वो हस्तक्षेप है या सजेशन है। हस्तक्षेप में और राय में अंतर होता है। हम भारतीय लोग, हम लोग यूक्रेन और रशिया युद्ध का विरोध करते हैं क्योंकि वहां की जनता प्रभावित इससे हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये मंचों पर कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के पक्षधर नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है, हम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्या भारत और पाकिस्तान के युद्ध से हासिल हो जाएगा क्या? नहीं। हम शांति के पथ प्रदर्शक इसीलिए हैं या सपोर्टर इसीलिए हैं क्योंकि उसी से विकास सुनिश्चित होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई देश का राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान को तुरंत युद्ध बंद करना चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए, तो वो हस्तक्षेप है। वो हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप तब होता है जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अमेरिका आगे कहता है कि नहीं 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 नहीं, अगर आप अटैक करिएगा तो हम आप पे अटैक कर देंगे। ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ ना, ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ। लेकिन इसकी क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप था या नहीं था, उस पर माकूल जवाब आना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है आज के परिस्थिति में, आप किसी को जो आपके साथ रहने की बात करता है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो राय देता है तो उस राय को राय के रूप में समझा जाना चाहिए। वो राय है कि हस्तक्षेप है। मान लीजिए कि ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और वो ट्रंप की ये छवि है, इसी तरह से वो क्रेडिट लेते हैं। अगर वो नहीं भी किए तब भी ले लेंगे, ठीक है। वो लेने का प्रयास अमेरिका का ये हमेशा से हो रहा है कि वो जहां भी वो रहेगा, अगर नहीं भी होगा, मतलब अपने तरीके से वो डिक्टेट करता है। लेकिन हम आजाद हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम पावरफुल देश है। हमारे अपने साहस और बलिदान पर हमें निश्चित तौर पर घमंड है। हम किसी से कमजोर नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उस हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। लेकिन अगर कोई राय दे रहा है
कि भाई युद्ध से किसी का भलाई नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी हमें विचार करना। हम एक आप ऐसे कह सकते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, ग्लोबल पावर हैं, और ग्लोबल पावर सबकी बात भी सुनता है। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति सबका सम्मान भी करता है, लेकिन ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये मजबूती का प्रतीक है कि हम मैच्योर लोग हैं। जब हम शांति की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम शांति स्थापित कर सकते हैं, हम युद्ध भी लड़ सकते हैं। हमने पाकिस्तान को हराया है और बार बार समझौता करके शांति स्थापित भी किया है। शांति स्थापित करना ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है आपके संप्रभुता में, आपके सुरक्षा में, तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन हम दुनिया से कट भी नहीं सकते। वार्तालाप तो आपको करना होगा, बातचीत तो करना होगा, और उसी से सॉल्यूशन निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत तो करना ही होगा। लेकिन लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा, इसका मतलब इस तरह से नैरेटिव फैला करके सारे लोगों को अपने अंडर करना चाहते हैं, सारे देशों को, कि मैं ये कहूँ कि भाई भारत और उनके बीच में हमने रात भर बात किया कि युद्ध ना हो। तो ठीक है, आपने बातचीत किया तो कोई ना कोई तो मध्यस्थता करता ही है। आपने किया तो अच्छा किया, लेकिन इसको ढोल बजा करके कहने की क्या जरूरत है? अगर आप इतने ही सिंसियर होते तो ये बात आपको पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था ना? डॉक्टर रिंकी, मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा। निश्चित तौर पर मध्यस्थता का हम लोग हमेशा वेलकम करते हैं, भारत वेलकम करता भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ये हमेशा से अमेरिका की रणनीति होती है कि वो हर जगह अपने आप को स्थापित रखे, ये उसके व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और वो रणनीति क्या है? पूरे विश्व के हर कोने में अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो वो उस रणनीति का हिस्सा है। आप देख लीजिए, फिलिस्तीन, हमास और इजराइल में युद्ध हो रहा है, वहां भी अमेरिका दिखेगा। रशिया यूक्रेन में हो रहा है, वहां भी दिखेगा। उसको जहां जहां वो लगेगा कि हमें वहां घुसने से हमारा वर्चस्व स्थापित होगा, वो वहां कहेगा कि हम हैं, वो क्रेडिट लेने का भरपूर कोशिश करेगा। तो उसकी जो व्यापक रणनीति है कि पूरी व्यवस्था में अमेरिका 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 होना ही चाहिए। और एक नया कंसेप्ट जो स्लोगन है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका ग्रेट का क्या मतलब है यहाँ? कि हर जगह हम घुसेंगे, वो आपके आपसी भी बात होगा ना, तो वहां भी वो क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा। तो ये जो रणनीति है अमेरिका की कि हम ये पूरे विश्व को हम ही चलाते हैं, वो उस रणनीति का हिस्सा है। और इस रणनीति का पर्दाफाश हमें भारत सरकार से चाहिए। भारत सरकार को आके कहना चाहिए था कि एकदम हस्तक्षेप नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जो इंचार्ज थे हमारे, उन लोगों ने आकर के कहा कि यहाँ पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनकी कोई मध्यस्थता नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था और हमने इधर से बात किया था। लेकिन ये ऑफिशियल बात, अनऑफिशियल तरीके से हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया है, उनका तरीका बिल्कुल गलत है, वो अमेरिकन स्टाइल है। ये भी बात समझिए कि हर जगह क्रेडिट लेने के लिए वो लोग आके खड़े हो जाएंगे, जबकि उनका कोई योगदान भले ही ना हो। तो उसको व्यापक उनके रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए कि वो हमेशा ये कोशिश करेंगे। वो कभी नहीं चाहते कि चाइना आ जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि रशिया आ जाए इस बीच बचाव में, ठीक है, ये कभी नहीं चाहेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि इंडिया इतना मजबूत हो जाए कि अपने इशू को अपने ही सॉल्व कर ले? तो फिर तो आप अमेरिका पे निर्भर ही नहीं रहेंगे ना। क्या वो चाहेगा क्या दूसरे देशों के बीच में ये बनाने के लिए कि नहीं, हाँ हम बहुत बिना हमारे बहुत पावरफुल है, बिना हमारे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये दर्शाते हैं सभी देशों को। तो ये उनके वर्चस्ववादी नीति, साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा है। लोग यही नहीं समझ पाते, ये समझने की जरूरत है कि कोई भी देश, अमेरिका जैसा देश कभी चाहेगा क्या कि इंडिया मजबूत हो जाए, शक्तिशाली बन जाए? याद करिए 1971 जब हमने बांग्लादेश क्रिएट किया, हमने बांग्लादेश को पैदा किया, और उस पैदा करने में हमने रूस का वो लिया। और उस समय अमेरिका क्या कर रहा था?
अपना वारशिप भेज रहा था इंडिया पर अटैक करने के लिए। वो दिन हम लोग भूले हैं क्या? अभी भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों से बड़ा सतर्क रहना है और समझना है कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स इसी तरह से चलती है। ये समझने वाली बात है, और ये हम और आप समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझे। बिल्कुल। अभी श्रीलंका गए थे तो वो वहाँ पर मोदी जी को कह रहे थे, मोदी जी तो हमारे मित्र हैं, और पाकिस्तान को बता रहे थे कि वो तो हमारे बहुत खास हैं। तो आप इसी से अंतर लगा सकते हैं कि मित्र और वो हमारे बहुत खास हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और ये सबको समझने की ज़रूरत है, और अमेरिका से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी हमारी आपकी बातचीत रही अमित जी। आपने हमारे सभी सवालों का बारी बारी से बहुत ही बारीकी से जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये हमारी बातचीत पसंद आएगी, और पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और हम आपके हित की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सबको पसंद आनी चाहिए। तो अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, और आपका कोई विषय है, कोई मुद्दा है कि इसमें हम लोग चर्चा परिचर्चा करें, तो निश्चित तौर पर आप सबका स्वागत है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहें, आबाद रहें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।